सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य के अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मुख से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली क्लब इस प्रकार की कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग बॉलीवुड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि कुंडली में दीर्घायु योग कैसे देखें। हम लोगों की जो कक्षा चल रही है, यह कक्षा अष्टम भाव से संबंधित चल रही है। अष्टम भाव से सामान्यतः आयु का विचार किया जाता है। तो यदि कुंडली में दीर्घायु योग बने हुए हो और वह योग बलवान हो तो व्यक्ति लंबी आयु जीता है, ऐसा गुरुजनों का भी कहना है और ऐसे प्रायः फलादेश में देखे भी जाते हैं। साथ ही दीर्घायु योग क्यों महत्वपूर्ण है? यदि कुंडली में अल्पायु योग भी बना हुआ होता है और कुंडली में दीर्घायु योग भी बने हुए होते हैं तो अल्पायु योग के परिहार हो जाते हैं, आयु में वृद्धि हो जाती है। यदि कुंडली में मध्यायु योग भी बने हुए हैं और कुंडली में दीर्घायु योग भी है तो मध्यायु योग का परिहार हो जाता है। इसलिए यह दीर्घायु योग उत्तम योग होता है, इसलिए हम सबों को समझना चाहिए एवं याद स्मरण में सदैव रखने चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र, जैसा कि हम लोगों ने इस सूत्र को पूर्व की कक्षाओं में भी कई बार चर्चा हम सबों ने किया है कि यदि अष्टम भाव का स्वामी केंद्र भाव में अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो व्यक्ति को दीर्घायु जीवन व्यतीत कराता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अच्छे स्थिति में केंद्र में हो तो भी जातक को दीर्घायु बनाता है। और साथ ही दूसरा सूत्र, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में भी चर्चा किया था कि छठे भाव का स्वामी एवं 12वें भाव का स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो, चाहे दोनों की युति ही क्यों न हो, दोनों की युति छठे भाव में हो जाए, खष्टेश एवं द्वादशेश की युति छठे भाव में हो जाए या 12वें भाव में हो जाए या दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो भी खष्टेश, तो भी दीर्घायु जीवन। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है तो भी दीर्घायु जीवन। यहाँ पे छठे भाव के स्वामी मंगल देव हैं जो छठे भाव में नहीं है, अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव हैं जो भले 12वें भाव के स्वामी बुधदेव हैं सो 12वें भाव में नहीं है। यदि द्वादशेश भी 12वें भाव में हो तो भी, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो भी दीर्घायु जीवन होता है। अब इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में है, यह भी दीर्घायु जीवन का भी एक सूत्र है। साथ ही छठे भाव के स्वामी यदि इन्हीं बुरे भाव के स्वामी छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भावों में हो तो विपरीत राजयोग भी बनता है। ऐसे कहा जाता है कि जिस कुंडली में विपरीत राजयोग बने हुए हों वह व्यक्ति वैभवशाली जीवन भी जीता है और लंबी आयु भी व्यतीत करता है। दो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, तीसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। यदि आयु के जो कारक ग्रह होते हैं शनिदेव, आयु के कारक ग्रह कौन होते हैं? शनिदेव। आयु के कारक शनिदेव केंद्र में हो, दशम भाव के स्वामी केंद्र में हो और अष्टमेश भी केंद्र में हो, अच्छी स्थिति में हो, निर्बल ना हो, तो यह आयु को और लंबा करता है और निश्चितता दे देता है। यानी कि अष्टमेश का केंद्र में होना, आयु के कारक शनि के केंद्र में होना, दशम भाव के स्वामी का केंद्र में होना, यदि तीनों ही केंद्र में हैं तो निश्चय ही जातक दीर्घायु, चाहे कुंडली में एक आधे योग अल्पायु के क्यों न बनते। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सूत्रों पर चर्चा किया।
ऐसा हम सबों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि अपने जिस भाव का स्वामी अपने स्वगृही हो, या अगर स्वगृही न भी है तो नवमांश कुंडली में अपने स्वराशि के हो, अपने उच्च राशि के हो, अपने मित्र की नवमांश में हो, तो भी व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। अब अष्टम भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते हों, अभी उदाहरण कुंडली में 8 नंबर के भाव में 8वें भाव में शुक्रदेव की राशि है, तो स्वामी शुक्रदेव हो गए। यह तो खैर स्वगृही ही है, यह स्वगृही ही है, तो आयु लंबा हो गया। यदि अष्टमेश स्वगृही न हो तो नवमांश कुंडली में देखें कि क्या वे अपने राशि में हैं। तो शुक्रदेव की 2 राशियां होती है, 2 और 7, 3 राशियों में हो, या अपने उच्च राशि में हो। तो शुक्र की उच्च राशि 12 नंबर की राशि होती है, इसमें हो जाए तो भी दीर्घायु। यदि अष्टमेश इन स्थितियों में नहीं है तो लग्नेश को देखें। लग्नेश कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अगर लग्नेश लग्न में ही है, लग्नेश यदि लग्न में ही होता है तो भी दीर्घायु जीवन होता है। यदि लग्नेश अपने मित्र राशि स्वराशि अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि का होकर के नवमांश में होता है तो भी दीर्घायु जीवन जातक व्यतीत करता है। शायद हमारी आवाज को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं गुरुजी, सुन पा रहे हैं। चलिए, हाँ तो एक सूत्र, हाँ बोला जाए। नहीं आ रही है आवाज, थोड़ा कम, चल। हल्का कम था। तो हम लोगों ने एक ही सूत्र को 2 बार पढ़ लिया, तीसरा सूत्र उसी के साथ है, मतलब सभी एक ही सूत्र के प्रतिरूप हैं। हम पुनः पहले सूत्र पर चलते हैं। पहला सूत्र हमने कहा था कि यदि अष्टम भाव के स्वामी केंद्र में अच्छे स्थिति के हों तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। अगर आयु के कारक ग्रह शनि देव भी केंद्र में हो जाएं, अच्छे स्थिति के हो जाएं, आयु में और बल मिल जाता है। यदि दशम भाव के स्वामी भी केंद्र में अच्छी स्थिति के हो जाएं, और ज्यादा बल मिल जाता है। अगर लग्नेश भी केंद्र में ही हो जाए तो और ज्यादा बल मिल जाता है। यानी कि जो 4 ग्रह जो हुए, कौन कौन से 4 ग्रह हो गए? अष्टमेश, लग्नेश, दशमेश, और सप्तमेश। नहीं, सप्तमेश नहीं, लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश एवं आयु के कारक ग्रह। आयु के कारक जी, सॉरी। अगर ये सभी केंद्र में न हो करके भी, ये चारों ग्रह केंद्र में न भी हो, अगर लाभ भाव में हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो या केंद्र भाव में हो, यानी कि कुंडली के शुभ भाव या लाभ भाव में अगर हैं, अच्छे स्थिति के हैं, तो निश्चित रूप से मध्य आयु दीर्घायु होते हैं। यह आज की कक्षा की हम सबों की यह 5वां सूत्र हुआ। अब इसके बाद में और सभी सूत्रों पर हम लोग चलते हैं। पुस्तक पढ़ेंगे तो अनगिनत सूत्र देखने को मिल सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो आप लोगों के पास में वीडियो मिलता है तो एक आध लाइन में कम से कम कुछ ना कुछ कमेंट में लिखना चाहिए। लिखने से बाद व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। आत्मबल एवं मनोबल बढ़ता है, मनोबल मिलता है। अब इसके बाद में लग्नेश
लग्नेश को, अपने कुंडली के लग्नेश को देखें कि लग्नेश कहाँ है। कुंडली में यदि लग्नेश अच्छी स्थिति में है, कुंडली में यदि लग्नेश अच्छे स्थिति में है और चंद्रमा से युक्त है, और चंद्रमा से युक्त है लग्नेश एवं चंद्रमा, यदि दोनों ही अच्छी स्थिति में होकर के युक्त हो कुंडली के शुभ भाव में, तो ही जातक दीर्घायु जीवन जीता है। अगर मान लिया जाए किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर मान लिया जाए कि 2 नंबर की कुंडली हो जाए, चाहे 7 नंबर की है, शुक्रदेव ही हो गए, अन्य कोई लग्न अगर 9 नंबर का होता है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो जो लग्नेश है, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में, मतलब अच्छी स्थिति मतलब ठीक ठाक हो। ठीक ठाक का मतलब यह होता है कि कम से कम शत्रु राशि में न हो, पापग्रह से युक्त दृष्ट न हो, कुंडली के कम से कम 6ठे 8वें 12वें भाव में न हो, और चंद्रमा से युक्त हो या चंद्रमा 11वें भाव में हो, चंद्रमा लाभ भाव में हो, और दोनों में से किसी भी एक को देवगुरु बृहस्पति देखते हो, दोनों में से किसी एक को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो। यह भी हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति दोनों को देख रहे हो, तब तो और उत्तम है, तब तो और उत्तम है, क्योंकि 11वां भाव आपके इच्छा को देता है। 11वां भाव आपके इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है? जी जी। और मन से ही इच्छा उत्पन्न होती है। जी जरूर। तो किसके मन में आता है कि अब मैं मर जाऊं? किसी के मन में तो नहीं आता। नहीं जी। तो यदि चंद्रमा 11वें भाव में अच्छी स्थिति में होता है तो चंद्रमा भी अपने आप में एक प्रकार का लग्न है। चंद्रमा भी अपने आप में एक प्रकार का लग्न है। तो 11वां भाव लग्न हो गया, और वही शरीर की इच्छा भाव वही है। शरीर की इच्छा 11वें भाव में है, लेकिन चंद्र लग्न ही शरीर का इच्छा हो गया। तो चंद्र लग्न मन हो गया वो, तो मन में तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं मरूं। तो यहाँ पर सबसे मतलब कि आयु लंबा हो, यह तो स्वयं व्यक्ति इच्छा चाहता रहेगा। साथ में जो शरीर है, जो लग्नेश हुआ, तो लग्नेश भी शुभ भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो, तो लग्न भी यानी कि शरीर भी ठीक हो गया, शरीर भी ठीक हो गया और मन भी ठीक हो गया। और इन दोनों में से किसी एक पर या लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या 8वें भाव पर पड़ जाए, इन दोनों पर यानी कि लग्नेश, चंद्रमा या लग्न या अष्टम भाव, अष्टम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी तो अष्टम भाव क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। अगर वहां पे किसी प्रकार का अशुभ योग बन रहा है तो समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा? रक्षा करना देवगुरु बृहस्पति का काम, शुभता देना। तो वह लग्न को सुविधा दे, लग्नेश को शुभता दे, चंद्रमा को शुभता दे या अष्टम भाव को दे। लाभ तो आयु को ही मिलना है ना। जी जी। तो यह हम सबको समझ। हालांकि अष्टम भाव, अष्टमस्थ अगर गुरु हो जाए तो और ज्यादा अच्छा, 8वें भाव में गुरु हो जाए तो और भी अच्छा, शुभ हो जाए। अष्टम भाव का गुरु जो हो जाता है वह दूसरे भाव को भी देखता है। किसे देखता है? दूसरे भाव को दृष्ट करेंगे, दूसरे भाव को दृष्ट करता है, 12वें भाव को भी देखता है एवं चौथे भाव को भी देखता है। तो दूसरा भाव प्रबल मारक होता है, तो प्रबल मारक भाव की भी रक्षा कर दिया, आयु की भी रक्षा किया। यहाँ जो मृत्यु का भाव है कि 12वें भाव से जय जय श्री सीताराम ऊपर जाना, इसका भी कुछ इच्छा कर रहा है।
यहाँ पर जो चौथे भाव को देखा तो सुख को बढ़ाया। जी। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, इस कुंडली में दीर्घायु योग है ना, इसके अनुसार? अब तक कई सूत्र दीर्घायु के हमने बतला दिए। इस जातक को तो लड्डू मिठाई खरीद के खा लेना चाहिए। बांटने के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बांटने के लिए कहेंगे तो फिर बांट कहाँ से पाएंगे, किसी को मिलेगा ही नहीं। एक उपाय कीजिएगा, आधा किलो लड्डू खरीद के फोटो खींच के समूह में शेयर कर दीजिएगा, और क्या करें? जी। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, यहाँ पे गुरु की स्थिति नहीं देखा जाता क्या? जैसे गुरु का अंशात्मक मान यहाँ पे शायद 6 है सिर्फ। अच्छे। जी, तो फिर इसमें गुरु को कब बलि मानते हैं कि उनकी दृष्टि और स्ट्रांग हो जाए? ये तो लग्न का मान 17 है ना, अच्छा। तो 17 और 6 में अंतर तो 11 अंशों का है ना। जी। तो अगर 13 अंशों से अधिक होते, 12 अंशों से अधिक होते, तो इनकी दृष्टियां बिल्कुल प्रभावहीन हो जाती। अच्छा। तो यह लग्न के अंशात्मक मान के करीब में है, 10-11 अंश की दूरियां हैं। चलिए भाई ठीक है, तो उतना तो प्रभाव दे ही रहे। यहाँ शुक्र की युति, शुक्र और गुरु की युति यहाँ पर लाभकारी नहीं हो रही है। यानी कि शुक्र और गुरु जो युद्ध है, दोनों के अंशात्मक मान में काफी दूरी है। शुक्र का 24 है और गुरु का 6। यह गुरु को शुभ नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन अंशात्मक मान 17 होने की वजह से यह दूसरे भाव की भी रक्षा कर रहे हैं कुछ ना कुछ, एवं 12वें भाव में भी शुभता दे रहे। दे रहे हैं। जी। और चंद्रमा को बहुत बलवान बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का अंशात्मक मान 3 है और गुरु का अंशात्मक मान 6 है। चंद्रमा जो दशमेश है उसको भी बलवान तो कर रहे हैं, अच्छा तो कर ही रहे हैं। जी। चलिए अब अगले सूत्र पर चलते हैं। लग्नेश सबसे प्रमुख सूत्र, एक ही सूत्र को हम लोग कई बार चर्चा कर लेते हैं। लग्नेश बली होकर शुभग्रह से दृष्ट हो, शुभ भाव में हो, अपने आप में दीर्घायु योग है। अकेला एक लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में हो, अगर शुभ भाव में है तो ठीक है, अगर अशुभ भाव में भी है तो अपने स्वराशि का हो, तब तो वह खराब नहीं कहा जाएगा। यानी कि लग्नेश अच्छी स्थिति में हो और शुभग्रह के द्वारा प्रभावित हो, पापग्रह के प्रभाव में न हो, तो अच्छा फल। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भले ही शुभग्रह से प्रभावित नहीं है, लेकिन है तो वृषभ राशि में शुक्र भी है, वृषभ राशि में गुरु भी है। 1% ही सही, 1% शुभता तो मिला, लेकिन किसी भी पापग्रह से तो दृष्ट नहीं है ना, न मंगल से दृष्ट है, न केतु से, न शनि से, न राहु से, किसी से भी दृष्ट नहीं है, और अपने स्वराशि के भी हैं। तो क्या लगने से अच्छा हुआ या खराब हो गया? अच्छा हुआ। अच्छा हो गया। भाव खराब है, दूसरे ग्रह के लिए भाव खराब है, लेकिन शुक्र के लिए तो भाव अच्छा ही है, क्योंकि शुक्र की ही अपनी राशि है, शुक्र की ही अपनी राशि है। चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। लग्नेश और अष्टमेश यदि दोनों चर राशि में हो, लग्नेश और अष्टमेश यदि दोनों ही चर राशि में हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ तो लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में, दोनों स्थिर राशि में, यह योग इसमें नहीं लग रहा। एक और सूत्र है, यदि लग्नेश जैसे शुक्रदेव हो गए और देवगुरु बृहस्पति, लग्नेश अष्टमेश और गुरु, अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी एवं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। इनकी युति कहीं भी हो, कुंडली में हो, आयु की रक्षा करते हैं।
अगर दोनों की युति अष्टमेश एवं गुरु की युति कुंडली की किसी भी भाव में हो, आयु की रक्षा करते हैं। केंद्र भाव में हो तो सबसे ज्यादा, लग्न में भी हो तो भी अच्छी, अष्टम भाव में भी है तो अष्टमेश और गुरु की युति अष्टम भाव में तो भी ठीक है। लेकिन युतियों का फल तो तब मिलता है जब अंशात्मक मान में थोड़ा करीबियां हों। और भी हम लोग चर्चा करते हैं, कुंडली में लग्न कितने होते हैं? 3। एक चंद्र लग्न, दूसरा शरीर का लग्न भाव लग्न, तीसरा सूर्य का लग्न। तो सूर्य लग्न को छोड़ दिया जाए, लग्न जो जन्म लग्न है वह या चंद्र लग्न है, दोनों में से कोई भी एक काफी बलवान है, दोनों में से कोई एक बलवान है। बहुत बलवान हो। देखिए कौन से बलवान है। अगर मंगल, अब देखिए ना, पहले लग्न को देख लीजिए। जी। लग्नेश स्वराशि के हैं, थोड़ा ठीक हो गया, लग्नेश स्वराशि के हैं। ठीक हो गया। तो चंद्र लग्नेश भी स्वराशि के हैं, दोनों बराबर। चंद्र लग्नेश भी तो स्वराशि के हैं, यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी गई है। जी। तो चंद्र लग्नेश भी अपने स्वराशि के, लग्न लग्नेश भी अपने स्वराशि के, तो स्वराशि के होने से बलवान हुआ। चलिए फिर दूसरे का कैसे। जी। तो चंद्र लग्न में चंद्रमा होते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा के होने से बल कम बेसी नहीं होता। अगर यहाँ पे चंद्र लगने से बुध देव होते तो अब हम कहते कि चंद्र लगने से यहाँ पे है, तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, समान हो गए। अब भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, तो इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की मित्रवत दृष्टि है या शत्रुवत दृष्टि है? तो हाँ, मंगल शुक्र को सम मानते हैं, मंगल शुक्र को सम मानते हैं, और शुक्र भी मंगल को सम मानता है जी। तात्कालिक, और यहाँ तात्कालिक मित्रता भी है, तो सम और तात्कालिक मित्र मित्र हो गए, यह तो मित्रवत दृष्टि हो गई। तुला लग्न की कुंडली में मंगल मार्केश होते हुए भी मारक का गुण धर्म नहीं निभाते, इसलिए यह लग्न ठीक हो गया, लग्न अच्छा हो गया, मित्रवत दृष्टि है। तो चंद्र लग्न को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं जी। अब यहाँ मंगल का अंशात्मक मान देखिए 9 है और लग्न का अंशात्मक मान 17 है, तो 8 अंश की दूरी पर यह है। देवगुरु बृहस्पति में कुछ ज्यादा शुभता होता है, तो ये कुंडली के अकारक ग्रह भी हैं, थोड़े कमजोर ऐसे हो गए, शुभता में थोड़ी कमी आई, और यह अंशात्मक मान से 11 अंशों की दूरी पर है, थोड़ा दूरी भी ज्यादा हो गया, इसलिए प्रभाव थोड़ा कम हो गया जी। लेकिन मंगल तो शुभ हो गया केंद्र भाव के स्वामी होने से जी। मंगल गुरु की राशि में भी है, इसलिए गुरु की राशि में होने से गुरु का कुछ गुण ले लिया जी। लग्न के अंशात्मक मान के थोड़ा करीब हो गया, तो फिर लग्न बलवान हुआ या चंद्र लग्न बलवान? लगन लग्न बलवान। कोई अशुभ दृष्टि पड़ रही है क्या लग्न पे? राहु, तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यह आयु में क्या करते हैं, शनि की राशि है, कारक राशि है, शनि अपने राशि की स्वयं रक्षा भी कर रहा है, तो यहाँ पे वो राहु उतना ना फायदा दे रहे हैं और ना ही उतना जी। लाभ दे रहे हैं।
उतना कोई लाभ नहीं। तो यहाँ से तो अब यहाँ पर और इस पर चंद्रमा पर किसकी दृष्टि है? तो गुरु की भी है तो मंगल की भी है, तो जी चंद्र लग्न ज्यादा बलवान हो गया ना, क्योंकि लेकिन गुरु आपका ट्री मंगल, में भी तो है ना चंद्र, हाँ एक तरफ केतु है एक तरफ राहु की और दृष्टि राहु की दृष्टि, शनि से दृष्टि नहीं हो गया चंद्रमा, शनि से। जी पाप कर्तरी एवं और शत्रु दृष्टि, शत्रु हाँ नहीं न, क्या हाँ, पाप 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 कर्तरी और विषयोग बना शनि दिया। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ गई, पाप दृष्टि एवं पाप कर्तरी दोनों हो गया ना। दोनों हो गए जी। लेकिन लग्न दूसरे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो किसी की नहीं है, शुक्र गुरु की है, दूसरा भाव तो काफी शुभ हो गया, जी है दूसरा भाव तो शुभ हो गया, जी। तो एक ही तरफ पाप कर ये लगाना, लग्न के एक तरफ है और लग्न के एक तरफ ठीक है, तो लग्न पाप कर्तरी नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से लग्न अच्छा कहेंगे, लग्न अच्छा, हो गए कहें। लग्न अच्छा कहेंगे। अगर केवल पाप पर भाव रहता तो हम कह सकते थे कि नहीं। सामान्यतः अब हम ढेर सारे सूत्र बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, जो हम सबों को याद रखना चाहिए, जैसे कि चंद्रमा, चंद्र लग्न या जन्म लग्न अच्छा हो या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि हो, तो भी लग्न से केंद्र भाव में, लग्न से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह अधिक हो, कुंडली के उच्चय भाव में पापग्रह हो और वो पापग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट हो, कुंडली के उच्चय भाव में पापग्रह हो तो दीर्घायु जीवन देते हैं। कुंडली के उच्चय भाव कौन कौन से? 3, 6, 10 ये 3, 4, 10, 11। सभी में तो क्रूर ग्रह ही है या पापग्रह ही, ये तो अपने आप में अकेला दीर्घायु योग बनाती है, अपने आप में दीर्घायु पे दीर्घायु। यदि शुभ युक्त हो जाए तब तो और निश्चित निरोगी जीवन। एक सूत्र आप लोग याद रखिए कि यदि सभी उच्चय भाव में पापग्रह, सभी उच्चय भाव में पाप ग्रह है। पापग्रह हो या क्रूर ग्रह हो और किसी भी दो पापग्रह को पूर्ण दृष्टि से कोई शुभ ग्रह देख रहा हो या युक्त हो, अगर देख रहा है तो ज्यादा अच्छा, देख रहा है तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा, युक्त होने से उतना लाभ नहीं जितना दृष्ट होने से। तो क्या हो जाता है जानते हैं, व्यक्ति के मृत्यु के समय बोलते बोलते मृत्यु होती है, पूरे होश में रहता है व्यक्ति। मन बिना कष्ट का। हाँ, जैसे हमारे ही टोला में आज से 2 वर्ष पहले लगभग, हाँ 1.5 वर्ष पहले, फागुन आएगा तो 2 वर्ष होगा, हमारे मित्र के पिताजी का देहांत हुआ। पिता पुत्र दोनों बातचीत कर रहे थे, उनका योग भी हो चला था मरने का, काफी दिनों से बीमार थे लेकिन स्वस्थ थे, बीमार थे लेकिन स्वस्थ भी थे, जी यानी कि शरीर का सभी अंग अपना काम कर रहा है, अपने से अपना सब काम धंधा कर रहे हैं, अगर बात है वीकनेस काफी थी। नित्य कर्म कर ले रहे थे। हाँ उतना सब कुछ था, अपने हाथ से खाना उठा के खा ले रहे। शाम का समय था, 8 बज रहा था, रात्रि का। उनके लड़के आए हुए थे पटना से, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। एकाएक फोन आ गया उनके मोबाइल पर, जो पिताजी के सामने में बात वो नहीं करना चाहते थे। तो उनका ठीक है पापा बैठा, तो अपन बतिया कर अपने बहन के बारे में बोले कि रंजू से बातचीत कीजिए, ठीक था, हम जरा सा आ रहे हैं, फोन से बतिया के, ठीक है जाओ बेटा। जैसे वह घर से निकले, दूसरी जगह कमरे में गए या छत पर गए, फोन से वार्तालाप करने लगे, तब तक उनको प्यास लगा। बेटी को कहे कि हाँ बेटी थोड़ा सा 1 गिलास पानी तो पियेंगे। बेटी पानी लेकर आई, पानी हाथ में दिया,
कहे कि हमारा सर दर्द कर रहा है बेटी, थोड़ा हमारा सर जो है अपने कंधे पे रखो, कंधे पे रखा, और तुम अपने हाथों से आज पानी पिलाओ। ओह जी। पानी ओठ तक, गिलास ओठ तक गया, लेकिन पानी वो पी नहीं पाए। नहीं पी पाए, ओह। किसी को पता नहीं चला। और उनकी लड़की को पता नहीं चला कि इनकी मृत्यु हुई। लड़की को समझ ले कि बेहोश हो गए। वो आराम से लिटा दी, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास फोन के था, हमारे पापा गिर गए, तुमने कभी कभी तो बेहोश हो ही जाला था, बेहोश हो गए तुमने, डॉक्टर का फोन कर ले, डॉक्टर राहुल बता। आधा पौन घंटा बीतने के बाद में तब तक डॉक्टर आया था कि ये तो बहुत देर पहले मर गए। ओह तो होता है, कहने का मतलब जी। है कि जब उपचय भाव में पापग्रह होंगे, और कोई भी पापग्रह को, किसी भी पापग्रह को, किसी भी दो पापग्रह को अगर सातवीं दृष्टि से कोई शुभग्रह मतलब देख रहा हो, दो पापग्रह, अब यहाँ पे देखा जाए अगर शनि जो तीसरे भाव में है, कोई अगर पाप शुभग्रह अगर देखेगा पूर्ण दृष्टि से, तो यहाँ से देखेगा नवम भाव से, जी तो नवम भाव में शुभग्रह हो गया। अगर 11वें भाव को देखेगा तो पंचम भाव से हो गया। अगर जी 10वें भाव को देखेगा तो चौथे भाव में शुभग्रह हो गया। जी। अगर छठे भाव को देख रहा है तो 12वें भाव में शुभग्रह हो गया। सभी भाव तो अच्छे ही हो गए ना। देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा की युति किसी की भी कुंडली में हो, वह क्या देते हैं? दीर्घायु जीवन देते हैं। लग्नेश एवं चंद्र लग्नेश, लग्नेश एवं चंद्र लग्नेश दोनों के राशि परिवर्तन है। अच्छा, लग्नेश और चंद्र लग्नेश का राशि परिवर्तन, या दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में है। केंद्र त्रिकोण भी तब ले लेंगे, नहीं, एक दूसरे से केंद्र में हो, केंद्र में हो जी, एक दूसरे से केंद्र में, या फिर लाभ भाव में हो एक दूसरे से। हाँ तो एक दूसरे से लाभ भाव में हो जाएंगे तो एक तीसरा हो जाएगा ना, जी एक तीसरा हो जाएगा, दूसरा उसके लाभ भाव में हो जाएगा। एक दूसरे से केंद्र में हो, अच्छा या हाँ एक दूसरे से केंद्र। अब यही चंद्र लग्नेश कौन हो गए? बुधदेव हो गए। बुधदेव जी, अब शुक्रदेव यहाँ हो जाए और बुधदेव यहाँ हो जाए, तो लग्नेश और चंद्र लग्नेश का राशि परिवर्तन हुआ कि नहीं? जी हो गया। अब यह द्वादशेश एवं लग्नेश का भी राशि परिवर्तन है, तो इसका योग अलग हो गया, दैन योग हुआ या बीमारी योग हुआ, यह अलग हुआ, लेकिन यह दीर्घायु योग भी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में है, इसीलिए द्वादशेश एवं लग्नेश की भी युति खोल दिया। और एक दूसरे से केंद्र में होने का मतलब ये हुआ, जैसे कि शुक्रदेव यहाँ पर है अष्टम भाव में, तो शुक्र से केंद्र में हो। लग्नेश यदि अष्टम भाव में है तो चंद्र लग्नेश शुक्र से केंद्र में हो, 4-10 शुक्र से, यानी कि शुक्र के साथ में लग्नेश और चंद्र लग्नेश की युति हो, या इससे लग्नेश जहाँ पे है उससे केंद्र में, यानी कि अब यहाँ हो जाए, अब इससे केंद्र में यहाँ हो जाए, या इससे केंद्र में यहाँ हो जाए, तब तो शुक्र से केंद्र में हुआ ना। जी हाँ। अब इसको कोई कहे कि हाँ भाई अष्टमेश अष्टम भाव में हो, बल लग्नेश अष्टम भाव में हो और चंद्र लग्नेश 11वें दूसरे या पंचम भाव में हो, तो दीर्घायु योग बनता है। तो उसी सूत्र को उलट पुलट करके एक सूत्र को हम लोग कई कायदों से बोल सकते हैं ना। जी जरूर। कुंडली के तीनों शुभग्रह या चारों शुभग्रह चंद्रमा समेत
केंद्र में ये चारों केंद्रीय त्रिकोण में हो तो भी सुभद्रा। लग्नेश चंद्रमा से उपचय भाव में होता है तो भी दीर्घायु जीवन होता है। लग्नेश चंद्रमा से उपचय भाव में दीर्घायु योग देता है। अगर चंद्रमा अष्टमेश हो, अगर चंद्रमा अष्टमेश हो जाए, अष्टमेश हो जाए, चंद्रमा यदि अष्टमेश हो जाए और वह अब दृष्कान में किसी भी राशि में हो सकता है, चंद्रमा यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, किसी भी राशि में बैठ सकता है, कहीं भी, तो उसके दृष्कान स्वामी कोई भी हो सकते हैं ना जी। तो यदि चंद्रमा अष्टमेश हो और वह अपने स्व दृष्कान में हो या अपने उच्च राशि के दृष्कान में हो या गुरु के दृष्कान में हो या लग्नेश के दृष्कान में हो तो भी दीर्घायु। एक योग होता है कुंडली में अधियोग। क्या होता है? अधियोग। अधियोग के बारे में आप सभी जानते हैं। चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, नहीं होना चाहिए। तो दूर धरा हो जाएगा। जी। आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तथा केंद्र में दोष हो। केंद्र में हो जाएगा जी। और चंद्रमा के अगल बगल दोनों तरफ शुभ अग्रह हो तब शुभ दुरुधरा, दोनों तरफ पाप अग्रह हो तो पाप दुरुधरा, एक तरफ शुभ हो एक तरफ पाप अग्रह हो तो सीधे दुरुधरा। तो क्यों बोल रहे हैं? तो चंद्राधि योग और लग्नाधि योग होता है जी। बस कहो कई बार क्लास में चर्चा हुआ है। तो इन दोनों योगों में से कोई भी एक योग हो, इन दोनों योगों में से कोई भी योग, कोई भी एक योग, चंद्राधि योग और लग्नाधि योग दोनों में से कोई हाँ, एक। जी। कोई भी एक योग हो, कोई भी एक ही योग होगा। अगर लग्न में ही चंद्रमा हो तो दोनों हो सकता है। बहुत बिरले ही कुंडली कभी मिलती है जिसमें लग्नाधि और चंद्राधि दोनों योग हो सकते हैं, नहीं तो देखने को नहीं मिलता। लग्नाधि योग भी बहुत कम बिरले देखने को मिलते हैं। तो लग्नाधि योग या चंद्राधि योग हो तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। इस कुंडली में चंद्राधि योग या लग्नाधि योग नहीं। कोई सदस्य को यदि मालूम हो तो बतला सकते हैं, तो बतलाए कि लग्नाधि योग क्या है। जी गुरु जी, लग्न से छठे सातवें आठवें भाव में शुभ ग्रह हो। हाँ जी, लग्न से छठे भी, सातवें भी, आठवें भी, इन तीनों भावों में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। यानी कि लग्न पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि, 12वें भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि और द्वितीय भाव। तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन भी जीता है और लग्नाधि योग होने से व्यक्ति वैभवशाली जीवन, धनी सुखी संपन्न जीवन भी व्यतीत करता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में, तीनों ही भाव में अगर शुभ ग्रह है तो अब यहाँ जो आप कहेंगे कि लग्न में भी शुभ ग्रह हो, दूसरे भाव में भी हो और 12वें भाव में भी हो, तो फिर यह नहीं होता। दृष्टियों का अलग प्रभाव होता है, वह माहौल निर्माण करते हैं और ग्रहगण कार्य करते हैं। अब चंद्रमा के दोनों तरफ है तो वह तो चंद्राधि थोड़े हो जाएगा, वह तो दुरुधरा हो गया ना। दुरुधरा हो गया जी। वो नहीं याद था हमको। नहीं याद नहीं, भूल जाता है लोग, हम भी भूल जाते हैं, ढेर सारे सूत्र भूल जाते हैं। तो सूत्र जो भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, भूल जाते हैं। तो जो ही कुंडली आदमी देखता है, अगर वह योग बन रहा होता है तो एकाएक याद पड़ जाता है कि आदि योग।
तो अब आज की कक्षा में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। यदि आप लोगों को आज की कक्षा से संबंधित कोई भी बात रखनी हो, कहनी हो, तो रख सकते हैं। गुरुजी, जैसे आप बताए कि तुला लग्न में मंगल मारक दो द्वितीय का और सप्तम का स्वामी होता है, तब भी मारक वो नहीं करता, और अगर वो अष्टम में बैठ जाए तो भी नहीं, तो मारक का काम ही नहीं करता है। अच्छा। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में शुक्र देव द्वितीय एवं सप्तमेश होने पर मारक बन जाते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न और बताइए। गुरुजी, जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में, सेम उसी राशि में अगर वो नवमांश कुंडली में बैठ जाते हैं तो उनका फल अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उसे वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। और गुरुजी, अगर नीच ग्रह उच्च के हो जाए तो? अगर लग्न कुंडली में नीच के हैं और नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाते हैं तो वे ग्रह उच्च के ग्रह के जैसे फल देते हैं। और गुरुजी, जो नवमांश में उच्च के हैं वो वहां जाके अगर नीच के हो गए तो? मतलब लग्न में उच्च के हैं और नवमांश में नीच के हो जाए हाँ। तो वह उच्च के दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक फल नीच का देंगे वो। जी गुरुजी। और किसी सदस्य को यदि अपनी बात कोई रखनी हो, मंगल मारक क्यों नहीं होते इस कुंडली में? हाँ हाँ, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यह फल दीपिका पुस्तक में भी बतलाया गया है, भवार्थ रत्नाकर में भी बतलाया गया है कि यदि तुला लग्न की कुंडली होती है तो मंगल सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं और दूसरे भाव के भी। तो सप्तम भाव के स्वामी हो जाने से मंगल देव क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, तो इनकी क्रूरता पापत्व गुण समाप्त हो जाता है, तो ये थोड़ा अच्छे फल देने लगते हैं। इसलिए ये हमारा का फल उतना नहीं देते। इस तुला लग्न की कुंडली में सबसे अधिक मारक का फल देते हैं देवगुरु बृहस्पति, यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में से किसी एक आध भाव का संबंध बना दे तो यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए भी हैं, मारक का ज्यादा काम नहीं करेंगे। अगर यही मान ली जाए कि तुला लग्न की नहीं होकर के मेष लग्न की कुंडली यदि होती तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यह शुभ ग्रह की राशि हो गया, इनकी शुभता समाप्त हो गई और दूसरे मारकत्व का दोष लग गया, तो ये ज्यादा पाप ग्रह हो गए, ये ज्यादा मारक भूमिका निभाते हैं। इनमें मंगल में शुभता आ जाने से, मंगल में शुभता आ जाने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। मेरे पास में पुस्तक है, लिखा गया है, ये यहाँ जो पुस्तक है उसके नीचे लिखा गया है पराशर होरा शास्त्र 34/5, यानी कि बृहद पराशर होरा शास्त्र का यह श्लोक है। लिखा अभी हमारे यहाँ पे पुस्तक है, लिखा गया है द्वितीय सप्तमेशोपि न भौमो मारको भवेत्। द्वितीय सप्तमेशोपि न भौमो मारको भवेत्। तो क्यों? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जो समझा इसका कारण ये आप पूछ सकता है। पुस्तक में तो बातें लिखी गई है, उसको समझने के लिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं या हम तो अब आज की कक्षा में हम ये लॉजिक